भारत में सत्ता का लालच वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में चली सरकार सत्ता के लालच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शायद भारत में इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। चार प्रमुख पार्टियां 5 साल केवल सत्ता की लड़ाई लड़ती रहीं और वहां की राज्य की जनता, जिन्होंने 2019 में वोट किया था एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, उन्हें सर्वाधिक अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली। कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना, यह चारों पार्टियां 5 साल केवल सत्ता का लालच ही दिखाती रहीं। प्री पोल अलायंस को लेकर बहुत बातें चल रही हैं इस समय, लेकिन क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि 5 साल सरकार स्टेबल चलेगी? क्योंकि 2019 में भी जनता ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए ही वोट दिया था। वहां पर 288 सीटों की विधानसभा के लिए जनता ने 160 से अधिक सीट पर विजयी बनाया था शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को। लेकिन यह गठबंधन चुनाव जीतने के बाद ही टूट गया। शिवसेना और कांग्रेस, वैचारिक रूप से यह दोनों बहुत दूर हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यह मिलकर सरकार बनाते हैं। और उसके बाद अचानक से बीजेपी, जो कि साइड लाइन दिखाई दी, उन्होंने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ के सरकार बना ली। आप यह समझिए, राज्य ने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री देखे। एक तरफ 5 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस बने, उसके बाद अगले 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे बने, और फिर अगले 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे जो है वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। अवसरवादिता की राजनीति वर्तमान समय में देश की वैचारिक राजनीति के ऊपर भारी दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो पे चर्चा करेंगे इसी विषय पर। कारण है कि देश अचानक से वैचारिक रूप से पंगु होता जा रहा है। यह वह देश है जहां पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता हुए थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा को अपनी राजनीति में सबसे आगे रखा। मुझे आज भी 1996 में जब अटल जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा, यह वह देश है जिसमें वर्तमान समय में सभी पार्टियां केवल सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। क्या वह देश उसी गांधी का, नेहरू का, पटेल का या अंबेडकर का देश है, जहां पर हम केवल अवसरवादिता की बात कर रहे हैं? दोस्तों, यही चर्चाएं होंगी। इतिहास के विषय में समझेंगे, जानेंगे वर्तमान परिस्थितियों को, और क्या महाराष्ट्र की जनता को फिर से एक बार धोखा मिलेगा 2024 के नतीजों के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। कई बार राजनीतिक बातों में हमें उन विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए जहां पर सत्ता वैचारिक ना होकर अवसरवादी राजनीति में बदलती जाती है। यह वह देश है जहां पर विपक्षी नेता को समान सम्मान मिलता था। आज उसी देश में पक्ष और विपक्ष राजनीति करते ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक दूसरे करने को भी वह तैयार हो जाएंगे। बहुत हार्श वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा वर्तमान समय में इसी तरीके की यहाँ पर बन चुकी है। विचारधारा, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक विचारों वाला देश है। यहाँ पर हर तरह के विचार को वही सम्मान मिलता है। यहाँ पर एक तरफ हम बात करते हैं गौतम ऋषि की, सांख्य फिलॉसफी की बात करते हैं, वहीं पर हमारे पास चारवाक भी थे, जो कि बात करते थे कि जो जीवन है यही है। जहां पर हम ईश्वर का सिद्धांत ही नहीं मानते थे। एक तरफ हम ईश्वर की पूजा करते हैं, एक तरफ बात करते हैं कि ईश्वर का कोई सगुण रूप है ही नहीं। यहाँ पर शास्त्रार्थ होते थे, यहाँ पर बातें होती थी, अवसरवादिता बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, विचारधारा कहीं पीछे छूटती दिखाई दी, और अचानक से अवसरवादिता ने देश की राजनीति को अपने नियंत्रण में ले लिया। कई बार ऐसा हुआ। देश की राजनीति में 1980 का दौर आप कभी नहीं भूलेंगे, जब जनता पार्टी की सरकार को इंदिरा गांधी ने गिरा दिया। उन्होंने बस लालच दिया विपक्षी नेताओं को कि आओ, हम तुमको समर्थन देंगे, तुम हमारे साथ सरकार बनाओ, और अचानक से वह सरकार गिर जाती है। अब आप सोचिए, यहाँ पर एक चलती सरकार, जनता ने जनता पार्टी को चुना और वह सरकार 3 सालों में ही गिर गई। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमको 1989
और 1990 में देखने को मिलेंगे, जहां पर वीपी सिंह और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे और सरकार अचानक से गिर जाती है। यह राजनीति है जहां पर 13 दिन के लिए ही सरकार बनती है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत नहीं प्रूव कर पाए और मात्र 13 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद सरकार बहुत लंबी चली। एस डी देवगौड़ा, जिनके पास मात्र 5 लोकसभा सांसद थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लगभग 11 महीने बाद पता चलता है कि वह अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी जगह एक नई सरकार बनेगी और एक नया प्रधानमंत्री होगा और वह थे इंद्र कुमार गुजराल। यह भी नहीं कि वह सरकार अगले 4 साल तक चलेगी, वह सरकार भी लगभग 10 महीने 11 महीने में गिर जाती है। फिर होते हैं मध्यावधि चुनाव। आप सोचिए, 1996 में इलेक्शन हुए, 98 में फिर से होते हैं। फिर सरकार गिरती है एक सीट से। जी हाँ, 272 के जादुई आंकड़े की जगह पे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 271 सीट ही प्राप्त कर पाते हैं जब वह कॉन्फिडेंस मोशन प्रूफ करते हैं लोकसभा में। सरकार एक वोट से गिर जाती है। अब आप समझिए, 13 महीने सरकार चलती है। 99 में फिर से चुनाव होते हैं। देश ने 96, 98 और 99 मात्र 3 साल के अंदर 3 आम चुनाव देख लिए। इस देश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप 89 में देखिए, 89 और 91 2 साल के अंदर 2 आम चुनाव हुए। और आप नोटिस करेंगे, 1989 से 1999 भारत के लिए यह एक ऐसा दौर है जहां पर देश में राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अवसरवादिता और राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टियों को खत्म करने की प्रवृत्ति दिखाई देगी। अगर हम आगे चलें, 1999 से 2004 और 2004 में सरकार बनती है यूपीए की। कोई नहीं जान रहा था सरकार बनेगी, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के बैनर के तले एक जगह पर इकट्ठा होती हैं और सरकार बनती है। 2009 वापस से यूपीए की सरकार बनती है और 2014 बनती है सरकार भाजपा की। और पहली बार 1984 के बाद देश ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखी। यहाँ तक आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन राजनीतिक अवसरवादिता की कहानी शुरू होती है। शुरू ऐसे होती है कि अचानक से 2015 में आपको अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें गिरती हुई दिखाई देंगी। अचानक से देश में नेताओं की खरीद फरोख्त बढ़ती है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती है। नेता कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, और उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ का भरपूर फायदा उठाया। उस समय था, अगर आप 2/3 बहुमत के साथ अपनी पार्टी तोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता नहीं छोड़नी पड़ेगी। यह चीजें देश में लोगों ने देखी, कैसे उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से बीजेपी ने सरकार तोड़ी और दूसरी पार्टी को अपने में शामिल कर लिया। यह बात यहीं पर नहीं रुकी। आगे चल के आप देखेंगे यह घटना जब होती है, कहां पर? दिल्ली में। आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़कर वहां पहुंची थी, उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कसम कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और 1.5 महीने बाद कांग्रेस साथ मिलकर सरकार चलाई। अब आप सोचिए, अवसरवादिता की राजनीति कितनी ज्यादा बड़ी होती है। उसके बाद आप देखेंगे एक और चीज हुई, 2 विपरीत विचारधारा वाली पार्टी, जिनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं था, इनके बीच में भी सरकार बनती है। बात है जम्मू और कश्मीर की। वहां पर बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाते हैं। मतलब आप समझिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनती है, 1.5-2 साल सरकार चलती है और फिर वही विचारधारा की लड़ाई, अवसरवादिता की लड़ाई के बीच में राज्य की जनता पिसती दिखाई देती है। बातें यहीं पर नहीं खत्म होती हैं, यह चीजें और चलती हैं जब बात आती है बिहार की। यहाँ पर मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री नहीं बदलता, विपक्ष बदलता है। बात है 2014, जिस समय नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया, तो नीतीश कुमार गुस्सा होते हैं, बोलते हैं भाजपा के साथ नहीं रहूंगा, बनाते हैं महागठबंधन, जाते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, जिनसे टूटकर उन्होंने समता पार्टी और बाद में जेडीयू बनाई। फिर वह अचानक से 17 में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ मतलब एनडीए में शामिल होते हैं। 2020 आते आते उनकी अंतरात्मा फिर से बोलने लगती है कि भाजपा के साथ वह खत्म होते जा रहे हैं। वह जाते हैं फिर से किसके साथ? तो जाते हैं महागठबंधन में। और उसी दौर पे 2023 में वह बनाते हैं इंडिया गठबंधन। फिर अचानक से उनकी अंतरात्मा की आवाज जागती है,
वह 2024 के जनवरी में मिल जाते हैं बीजेपी के साथ और वापस से जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया था भाजपा से लड़ने के लिए, उसी का वह भाग बन जाते हैं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, वह चीजें कहीं नेपथ्य में जाती दिखाई देती हैं और वहां पर वह मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में विपक्ष का बंगला हमेशा खाली होता है और सत्ता पक्ष के रूप से अड़े मार्ग में केवल नीतीश कुमार ही बैठे दिखाई देते हैं। राजनीति उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र पहुंचती है, जहां पर जनता ने चुना देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के गुट को। उद्धव ठाकरे ने कहा धोखा मिला और वह चले जाते हैं अचानक से कांग्रेस के साथ। यह गठबंधन कुछ वैसा ही था जैसा पीडीपी और भाजपा के बीच में दिखाई दिया। कुछ ऐसी ही चीजें आपको दिखाई देंगी जब 2.5 साल बाद अचानक से उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे भाग जाते हैं अपने 39 विधायकों के साथ और मिल जाते हैं बीजेपी से। फिर अचानक से इसमें एंट्री होती है उस नेता की जिस पर खुद आरोप लगाया भाजपा ने और उसके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं और सरकार ही नहीं अजीत पवार को बनाते हैं मुख्यमंत्री। अभी हाल में आप देखेंगे तो नवाब मलिक जिनको लेकर भाजपा ने कहा कि वह दाऊद के साथ मिले हैं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, वह चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार की पार्टी के साथ। ऐसे में भाजपा क्या करेगी? फिलहाल तो कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है। अब आप सोचिए देश की राजनीति में विचार कहाँ रह गया, केवल अवसरवादिता ही दिखाई दे रही है। जनता वोट करती है एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, अचानक से पता चलता है कि हमारा नेता तो इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चला गया। कई सारे ऐसे नेता हैं जो पहले गालियां देते थे और बाद में पार्टी में शामिल होकर प्रेस किया करते हैं। बात करें अगर भाजपा के कपिल मिश्रा की, जो मोदी जी गरियाते रहते थे, नरेश अग्रवाल की, जो कि नरेंद्र मोदी गरियाते थे, या बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे। आज वह सभी भाजपा में 2 लोग आ चुके हैं, कपिल मिश्रा, नरेश अग्रवाल। और इधर आप देखेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू चले गए हैं कांग्रेस में और वह भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं राहुल गांधी की। तो राजनीति में विचारधारा कहाँ रह गई? कौन जानता है इस विचारधारा को? किसने बात करी उस विचारधारा की जहां पर एक से बढ़कर एक नेता हुआ करते थे जो अपने विचारों के आगे अवसरवादिता को ठुकरा देते थे। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्टेटमेंट कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।